Hello students, welcome back to my channel Biology Tutelage, and in today's lecture we'll study about plasma membrane, nucleus and cell wall. So before getting into the lecture, if you are new to my channel, please subscribe to my channel for the latest updates. So let's get into it. So आज हमें पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको मैंने क्या बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ सेल। और क्या बताया था मैंने आपको? मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन्स कुछ प्रेजेंट होंगे इसके अंदर एंड कार्बोहाइड्रेट की कुछ चेन्स भी प्रेजेंट होंगी। एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल और सब्सटेंसेस टू सेल। मतलब कि एक सेल को अगर कोई भी मटेरियल चाहिए तो वो क्या करेगा, उसको एंट्री और एग्जिट के अंदर हेल्प करेगी सेल मेम्ब्रेन। अब हमारे सेल को चाहिए क्या? फॉर एग्जांपल सेल नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर। दीज आर द मेन थिंग्स जो कि सेल को चाहिए होती हैं और उसको हेल्प कौन करता है ऑब्टेन करने में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आ गई हमको बात समझ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है। प्लस इट इज़ अ मेम्ब्रेन विच इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब समझेंगे बच्चे हम। सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब होता है आपको पता है? सिलेक्टिवली, सिलेक्टिवली मतलब कि कुछ ही सब्सटेंसेस होंगे, कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस होंगे जिनका वो पास अलाउ करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये नहीं है कि कहीं से भी कोई भी चीज़ आई और हमने सेल उसको एक्सेप्ट कर लेगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मीन्स देयर आर ओनली सम सिलेक्टिव substances which plasma membrane allow to pass। आ गई समझ में सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है? तो क्या बताया मैंने अभी आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है सेल की। फॉस्फोलिपिड्स, सम प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट की चेन्स क्या करती है? अलाउ करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल और सब्सटेंसेस टू द सेल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर एंड सम शुगर। और क्या है वो? एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। और इसका मतलब क्या होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का? कि वो कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को और मॉलिक्यूल्स को ही पास होने देगी। तो अभी हमको क्या देखना है कि जो ये पासिंग का, एंट्री और एग्जिट का जो फिनोमिना है वो हो कैसे रहा है। सो इसके लिए हमको एक और फिनोमिना देखना पड़ेगा, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैं जिनको हमको स्टडी करना है। सो पहले हमको देखना है डिफ्यूजन। व्हाट इज़ डिफ्यूजन? तो बच्चे डिफ्यूजन का क्या मतलब है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अभी हम इसका मतलब समझेंगे कि क्या मतलब है हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक पॉट लिया, मैंने एक पॉट के अंदर या अपने एक बीकर के अंदर वाटर लिया। अब इस वाटर के अंदर मैंने क्या डाली? एक ड्रॉप ऑफ इंक डाली। तो उस ड्रॉप ऑफ इंक के अंदर इंक के मॉलिक्यूल्स क्या थे? बहुत ज़्यादा थे बच्चे। और जैसे ही मैंने उस ड्रॉप ऑफ इंक को वाटर के बीकर के अंदर डाला तो पहले क्या होगी? ड्रॉप धीरे धीरे डिज़ोल्व करना स्टार्ट होगी और विदाउट स्टरिंग हम बिना उसको हिलाए वो क्या होगी धीरे धीरे पूरे के पूरे वाटर को
ब्लू या ब्लैक कर देगी, जिस भी कलर की आपकी इंक है। सो what is diffusion? Movement of substance from higher concentration to lower concentration। तो हमने क्या देखा, जो ड्रॉप ऑफ इंक थी उसके अंदर कंसंट्रेशन मतलब प्रेजेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक के क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उस एक ड्रॉप के अंदर। और जैसे ही वो ड्रॉप वाटर के अंदर गई, वाटर के अंदर क्या थी, इंक के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं थी या बहुत कम थी। तो क्या होगी, मैंने क्या बताया, डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो वो क्या करेगा, उस ड्रॉप से निकल के वो सारे मॉलिक्यूल्स किसके अंदर डिसॉल्व होने स्टार्ट होंगे, किसके अंदर डिफ्यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे, इन होल वाटर। आ रही है आपको बात समझ में? सो दैट इज डिफ्यूजन। सो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे हम, तो मैंने आपको क्या बताया कि एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या है, एग्जाम्पल लिखना है, व्हेन वी पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक इन बीकर फुल ऑफ वाटर द इंक स्लोली मिक्स और स्प्रेड इन द वाटर विदाउट स्टरिंग। क्यों? क्योंकि हमने जब देखा कि हमारा जो इंक का ड्रॉप था उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे वो सारे इंक के मॉलिक्यूल्स थे उस ड्रॉप के अंदर, और जो वाटर है हमारा उसके अंदर एक भी मॉलिक्यूल इंक का नहीं है। तो वो उस ड्रॉप से पूरे वाटर के अंदर मिक्स होगा, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा मॉलिक्यूल। आ गई आपको बात समझ में? विदाउट स्टरिंग। अब मैंने क्यों मेंशन किया है विदाउट स्टरिंग, बिकॉज डिफ्यूजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी। इन अदर वर्ड्स वी डोंट नीड एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आ रही है बात समझ में? एक और एग्जाम्पल को अगर हम देखते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 2 पर मैंने देखा कि मेरा एक सेल था, या फिर मेरे हाथ के सेल्स हैं, या फिर मेरे लेग्स के सेल्स हैं। अब मैं रनिंग कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं रनिंग करे जा रहा हूँ, तो मेरे जो जितने भी लेग्स के सेल होंगे उनको क्या चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगी। और वो उस एनर्जी मेकिंग के प्रोसेस के अंदर क्या डेवलप कर रहे होंगे अपने अंदर, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का डेवलपमेंट कर रहे होंगे। और मेरे जो ब्लड है, मेरे ब्लड के अंदर मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो वो मेरे जो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है ज़्यादा और मेरे ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो वो ब्लड से क्या करेगा, ब्लड अपना ऑक्सीजन किसको देगा, सेल्स को, और सेल अपना कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे देगा, ब्लड को। तो आ गई बात समझ में? ये भी क्या है, एक प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो क्या लिखा मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड गोज आउट ऑफ द सेल एंड ऑक्सीजन कम्स इनटू द सेल इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। हम इसको डिटेल में समझेंगे जब हम अपना रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस भी कर रहे होंगे। तो आपको ये दोनों एग्जांपल्स याद रखने हैं कि क्या होता है डिफ्यूजन के अंदर, जो मॉलिक्यूल्स हैं एक सब्सटेंस के वो कहाँ जाते हैं, अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन के पास जाते हैं। टू मेंटेन व्हाट, ये कर क्यों रहे हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, अपनी अपनी जगह भी तो रह सकते हैं। टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, टू मेंटेन द इक्वालिटी। आ गई बात समझ में? तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी, दैट इज नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। और ये किस किस के अंदर होता है, मतलब कि हम अगर किस किस चीज़ का डिफ्यूजन कर सकते हैं, गैसेस एंड लिक्विड। वी कैन डू डिफ्यूजन फॉर गैसेस एंड लिक्विड्स। आगे बात समझ में बच्चे? सॉलिड्स का डिफ्यूजन नहीं होता, सॉलिड्स अपने आप डिफ्यूज एक मिक्स नहीं हो सकते, तो दे कैन नॉट बी लाइक डिफ्यूजन उनका नहीं हो सकता। अब हमको अगला प्रोसेस देखना है, दैट इज ऑस्मोसिस। नाउ ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस के अंदर हम पर्टिकुलरली या फिर स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं, वाटर के मूवमेंट की, कि जब वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। आ गई बात समझ? अब हम वाटर को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका हम सिंपल एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो इस एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं कि अगर हम एक वाटर का बीकर लिया वापस,
और उसके अंदर हमने हैंडफुल ऑफ रेजन्स डाल दी, तो आप क्या कर देखते हो, वो रेजन्स क्या हो जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं, स्वॉलन हो जाती हैं। किसकी वजह से? क्योंकि वो जो वाटर है अब्जॉर्ब कर लेती है रेजन्स। सो वो क्यों अब्जॉर्ब कर रही है? क्योंकि रेजन्स क्या हैं, रेजन्स आर लाइक वेरी श्रिंक्ड एंड लाइक रिंकल्ड ड्राई फ्रूट, इट डजंट हैव एनी वाटर इन इट। तो उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम है, मतलब वाटर की प्रेजेंस क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। और जो उसका आउटसाइड एनवायरनमेंट है, रेजिन का आउटसाइड एनवायरनमेंट है, दैट मीन्स बीकर फुल ऑफ वाटर, तो वो वाटर क्या करेगा, अपनी हायर कंसंट्रेशन से कहाँ पे जाएगा, वाटर की लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज इनसाइड द रेजिन्स। सो यू कैन सी द डेफिनेशन नाउ। आ गई बात समझ में? अब डिफ्यूजन को और ऑस्मोसिस को और क्या चीज़ अलग करती है, दैट इज ऑस्मोसिस इज एन एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस। मतलब विदाउट एनर्जी प्रोसेस नहीं हो सकता। तो हमको क्या देखना है, दैट एनर्जी ड्राइविंग प्रोसेस है ऑस्मोसिस। तो बेटा ये जो गैसेस थी और वाटर था, ठीक है, ये सब क्या हो जाता है, आसानी से पास हो जाता है इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। पर जब हमारे को कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स को पास करना होता है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज या फिर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फिर कुछ फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनको इन बड़े मॉलिक्यूल्स को पास करने के लिए क्या होनी चाहिए, हमारे को लगेगी एक एनर्जी। क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बट दे आर काइंड ऑफ इलास्टिक। आप ये समझने की कोशिश करो। तो जब हमारे को छोटा मॉलिक्यूल आना है तो वो तो आसानी से पास हो जाएगा उस छोटे से पोर से, बट अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल हमारे को लाना है तो उसके लिए हमारे को पोर को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेच करना पड़ेगा। उस पोर को स्ट्रेच करने के लिए क्या लगेगी, कुछ एनर्जी लगेगी। तो जब हमारे को ग्लूकोज या फिर ग्लूकोज से कोई बड़ा मॉलिक्यूल लाना है या वाटर से भी कोई बड़ा मॉलिक्यूल लाना है किसी सेल के अंदर, तो वी नीड द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, जिसके अंदर क्या है, एनर्जी लगने वाली है। आ गई आपको बात समझ में? तो ये था हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस। तो बच्चों अब हमको देखना है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल एक अनदर वॉल होती है जो कि ओनली प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी ऊपर। इट इज़ रिजिड, ओके, स्ट्रेंथ के लिए होती है वो, सेल को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे और एक अच्छा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, इसलिए होती है सेल वॉल। एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल कभी भी प्रेजेंट नहीं होगी। जब हम अभी आगे देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर डिफ्रेंशिएट, तब मैं आपको ये बताऊंगा कि द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज दिस ओनली, दैट प्लांट सेल हैज सेल वॉल एंड एनिमल सेल्स डोंट हैव एनी सेल वॉल। तो सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होगी? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगी। इट इज़ मेड अप ऑफ, किस चीज़ से बच्चे मेड अप ऑफ होगी, किस चीज़ से बनी होगी? सेल्यूलोज। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो आ गई बात समझ में बच्चे आपको? आज का टॉपिक हम बस इतना ही रखेंगे, आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या दो प्रोसेस होते हैं, दैट इज़ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का प्रोसेस। और सेल वॉल को हमने देखा कि सेल वॉल एक्चुअली होती क्या है। ओके, इट्स एन एडिशनल वॉल टू द सेल which supports the cell, give the rigid structure and strengthens the cell, which is made up of cellulose in plants. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक। कोई आपको डाउट है इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ। और अगर आप नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन, जिससे कि आप लेटेस्ट अपडेट्स को मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।